तो हिमाचल का महासंग्राम जारी है और हिमाचल मतदान पर लगातार हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब 5 घंटे का वक्त गुजर चुका और आगे 4 घंटे और बचे हैं। अब तक अगर हिमाचल में आपने वोट नहीं डाला है और आप हिमाचल के नागरिक हैं तो अभी भी 4 घंटे का टाइम है। अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए और जल्दी से आप अपने पोलिंग बूथ पहुंचिए और सबसे पहले अपना वोट डालिए, क्योंकि 4 घंटे का टाइम और बचा है। शाम 5 बजे तक पोलिंग होनी है। सुबह से 8 बजे से लेकर 1 बजे तक हम बात करें तो 5 की पोलिंग हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिमाचल के लोगों में जो वोटर्स हैं उन्होंने अब एक रफ्तार पकड़ी है। अब इसमें एक स्पीड आई है। मेरे साथ मेरे कई सहयोगी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट नागेंद्र सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद विशाल आपके पास आना चाहूंगा। 5 घंटे विशाल हो चुके हैं। इन 5 घंटों की वोटिंग को किस तरह से देखा जाए? देखिए अबू हुरैरा, वोटिंग हो रही है और शुरुआती जो खबरें आई उसके मुताबिक ऐसा ज़रूर था कि कई ऐसे इलाके थे जहां ठंड का ज़्यादा जोर था, इसकी वजह से लोग कम आए। और अभी भी जैसा हमने अभी अंकित को देखा, अंकित से हम बात कर रहे थे, बिलासपुर की बात कर, वहाँ भी जिस बूथ पर वो खड़े थे ज़्यादा वहाँ भीड़ नहीं थी। लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि जिस तरह से ठंड का जोर कम अब चूँकि हो गया होगा, काफ़ी कम हो गया है और धूप निकल आई है, ऐसे में वहाँ पर वोटिंग जो भी कुछ कमी नज़र आ रही थी वो पूरी होगी। और बाकी रिपोर्ट से ये जाहिर हो रहा है कि वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से ज़रूर आगे बढ़ेगा। सवाल ये भी है कि बात जो है वो मुद्दों की हो रही थी। मुद्दे लगभग सब ने, अभी अभय जी ने भी कहा, नागेंद्र सर ने भी ये कहा कि किस तरह के मुद्दे सामने हैं और किन मुद्दों को किसने पकड़ा, किन मुद्दों को किसने छोड़ा। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो हिमाचल की जनता है, जो आप वहाँ के लिटरेसी रेट देखेंगे, केरल के बाद वहाँ के लोग लिटरेट नंबर पे आते हैं, काफ़ी सोच समझ कर वोटिंग करते हैं, काफ़ी खामोश तबीयत है। आपने देखा होगा किसी भी ऐसी रैली में बहुत ज़्यादा शोर शराबा कभी नहीं देखा गया। तो बिल्कुल उनके सामने पत्ते खुले हुए हैं। 4 घंटे का वक्त निकल गया, 4 से 5 घंटे का। उनको तय करना है कि वो क्या करने जा रहे हैं। मोटे तौर पर जो भी नतीजा आएगा उससे एक ही बात साबित होगी, या तो ये साबित होगा कि राज बदल गया या ये साबित होगा कि रिवाज बदल गया। लेकिन चाहे राज बदले या रिवाज बदले, उसमें यही होना है कि जो मुद्दे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, एक तो मुद्दे हैं जो ज़मीनी मुद्दे हैं और एक है जो उन मुद्दों को प्रोजेक्ट करके वोटर्स को अपने खेमे में करने की कोशिश होती रही थी। तो ये मुद्दों का काम लगभग खत्म हो चुका है, बना चुकी है, वो वोट दे रही है। अब सिर्फ ये तय होता है कि वोटिंग परसेंटेज क्या नज़र आता है, उससे एक ट्रेंड पता चलेगा। और जैसा नागेंद्र जी कह रहे थे कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनसे वहाँ की जनता दूर होती नज़र कम ही आ रही है। तो इसका मतलब इससे बहुत कुछ छिपा हुआ है। बिल्कुल। तो क्या छिपा हुआ है, नागेंद्र जी से ही जान लेते हैं उनके नज़रिए से, क्योंकि वो पूरे पृष्ठभूमि पर नज़र रखते हैं और जाहिर सी बात है कई इलेक्शंस को उन्होंने बड़े नज़दीकी से देखा है। तो छुपे होने की बात कर रहे थे विशाल, हमारे साथी हैं नागेंद्र जी। तो आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे जो दिख रहे हैं ज़मीनी मुद्दे, और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो दिखाए जा रहे हैं, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, तो क्या छुपा हुआ लगता है आपको, क्या लगता है? मुद्दों में एक जनता के मुद्दे होते हैं जिसको हम जमीनी मुद्दे बोलते हैं, धरातल से जो निकलते हैं, पब्लिक के मुद्दे होते हैं। दूसरे पार्टियां अपने मुद्दे जनता के बीच में ले जाना चाहती हैं। कुछ उसमें नेशनल होते हैं, कुछ लोकल होते हैं। तो जो आपके विजिबल मुद्दे जो लोगों के बीच में, जिस पर ज्यादा पॉपुलेशन जिसमें इन्वॉल्व हुई है, वो जो हम लोगों को नजर आते हैं, वो नागेंद्र जी, मैं चाहूंगा आप अभी दिक्कत आ रही है आपको बोलने में, थोड़ा आप रिलैक्स हो लें। मैं इसी सवाल को लेके जाता हूं अभय जी के पास। अभय जी, 2 तरह के मुद्दे का जिक्र अभी नागेंद्र जी ने भी किया है कि कुछ मुद्दे हैं जो ज़मीनी मुद्दे हैं जिन पर हम फोकस करें, पार्टियां ने फोकस किया नहीं किया। कुछ मुद्दे हैं जो मतलब एक तरह से पार्टियों के जरिए से सामने ज़्यादा उसको बड़ा करके दिखाया जा रहा है। तो क्या ये इसमें जो फ़र्क है, यही वो फ़र्क है जो उस मार्जिन को तय करेगा, जो वोटिंग परसेंटेज 41 या फिर 48 जो बदलता रहता है हर साल तकरीबन 6%? देखिए, हिमाचल प्रदेश में विशाल ऐसा है कि ऐसा नहीं कि ज़मीनी मुद्दे अलग है और पार्टियां अलग मुद्दे उठा रही हैं, बल्कि ये है कि जो मुद्दे ज़मीनी मुद्दे हैं, विपक्ष उन्हीं मुद्दों को उठा रहा है और बीजेपी ने भी उन मुद्दों को एड्रेस करने की कोशिश की है। उसमें तर्क उसके अपने दूसरे हैं और उसके सामने उन्होंने अपनी उपलब्धियां जो है वो सामने उसको प्रस्तुत करके ये बताने की कोशिश की है कि जो ये मुद्दे हैं उसको हम पूरा जो एक समग्र विकास कर रहे हैं, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर, उसमें ये सारे मुद्दे एड्रेस हो जाएंगे।
तो ऐसा नहीं कि जमीनी मुद्दे कुछ और हैं और पार्टियां कुछ अलग उठा रही हैं। जैसे ओपीएस का मुद्दा था, ओपीएस का मुद्दा विपक्ष ने बहुत ही मजबूती से उठाने की कोशिश की। हालांकि नागेंद्र जी से मैंने जरूर पूछा कि जिस तरीके से मुझको उम्मीद लग रही थी कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी और उसको थोड़ा ताकत देगी, तो ये लोग ही इसको लेकर इतना जागरूक थे कि शायद उसमें कांग्रेस कुछ एक्स्ट्रा उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई, उसके ऊपर उसका मुझको थ्रस्ट नहीं दिखा। उसी तरीके से एप्पल जो फार्मर्स हैं उनकी ही बात की हमने, वो मुद्दा भी आम लोगों का मुद्दा है। हमने जब भी वहाँ पर प्रोग्राम किया, हमारे रिपोर्टर्स गए, लोगों ने उस मुद्दे को लेकर बात की। और बीजेपी ने, जैसा अभी इसी प्रोग्राम में मैंने बोला कि जीएसटी का उन्होंने 18 से 12% किया, ठीक है। अभी एमएसपी के मुद्दे पर कुछ भी बात नहीं हुई है। जो नागेंद्र जी भी कह रहे थे, जम्मू कश्मीर से हिमाचल के जो सेब किसान है लगातार उसको कंपेयर करते हैं, लेकिन जीएसटी के मुद्दे को थोड़ा सा भोथरा करने की कोशिश बीजेपी ने जरूर की है। और उसके साथ साथ ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई दूसरा मुद्दा नहीं उठा रहे हैं लोग। बीजेपी बोल रही है कि हमारी उपलब्धियां आप देखिए, रोजगार की बात होती है तो हम कितना रोजगार देंगे, और एक सच्चाई ये भी कि सरकारी नौकरियां आखिर कोई कितना जनरेट कर लेगा। तो उसके सामने बीजेपी ने ये पिच किया है कि एक इनिशिएटिव केवल अगर आप देख लीजिए, बल्क ड्रग पार्क की बात की जा रही है। पूरे देश में 3 राज्यों का चुनाव हुआ इसके लिए, उसमें एक हिमाचल प्रदेश भी है। और जो निवेश है और निवेश पूरा होने के बाद जो 20,000 नौकरियों की बात की जा रही है, वो सरकारी नौकरियां नहीं है, वो निजी क्षेत्र की नौकरियां ज्यादा होंगी, लेकिन वो भी तो रोजगार ही है। लेकिन अभय जी, एक सवाल, क्योंकि बात मुद्दों की हो रही है, तो ओपीएस का मुद्दा, सेब बागवानों का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा और बेरोजगारी का ये मुद्दा, और इसके अलावा महंगाई का मुद्दा, ये मुद्दे हैं। और इन सब मुद्दों के ऊपर एक विशाल भी जो ऐड कर रहे हैं उसको भी ऐड कर लीजिए। इन सब मुद्दों के ऊपर हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उसको लेकर भी कई बार सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये आगे आने वाली सरकारें, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, तमाम वो वादे किए हैं, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश की एक आर्थिक स्थिति हावी नहीं रहेगी इन तमाम मुद्दों के ऊपर? जब एक मतदाता जाता है वोटिंग करने के लिए तो ठीक है, और राज्य के कर्जे के बारे में सोचता है। हम लोग भी आंकड़े प्रस्तुत करते रहते हैं कि प्रति व्यक्ति कितना कर्ज किसी राज्य के या देश के नागरिक पर हो गया, लेकिन सबसे पहले वो अपनी स्थिति को देखता है कि मुझको कहाँ राहत मिलने वाली बात है। राज्य का जो है तकरीबन 60,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है और हिमाचल प्रदेश के ऊपर, उसमें भी 3 महीने पहले जयराम ठाकुर ने कहा था कि हमारे पास ऐसा नहीं कि ये पूरे जो कर्जे हैं हमारे ये कार्यकाल के हैं, और तकरीबन 48 से 49,000 करोड़ का कर्जा पहले से था राज्य के ऊपर। और एक सच्चाई ये भी है कि विकास के जिस मॉडल पर हम चलते हैं उसमें कोई भी राजस्व इतना नहीं उत्पन्न कर पाता है कि वो बिल्कुल उसका जो बैलेंस ऑफ अकाउंट्स है उसके फेवर में रहे या शून्य रहे। तो बिना कर्जे के नई अर्थव्यवस्था में सरकारें चलती नहीं है। तो ये पार्टियां भले ही उठाती हैं, आम आदमी को ये बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती और इसको समझना भी नहीं चाहता है। जब कर्जे की बात हो रही है तो अभय जी इस बात को भी समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार जब चुनावी रण में उतरे कांग्रेस के नेता तो उनसे कहा गया कि आप कह रहे हैं कि रिवाज नहीं बदलेगा, राज बदलेगा, अगर आप सरकार में आते हैं तो इतना कर्जा कैसे चुकाएंगे। तो ये बार बार कांग्रेस नेताओं से पूछा गया। क्या ये भाजपा के नेताओं से नहीं पूछने की जरूरत है कि इतना कर्जा है, आप की सरकार पर इतना कर्जा ले रखा है, अगर दूसरी बार सरकार बनाते हैं तो आप कैसे संभाल पाएंगे, कैसे टैकल कर पाएंगे? देखिए, नई अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा नहीं कि कर्ज ये सीमाहीन है और कोई राज्य कर्जा लेते हुए चला जाएगा। एक जीडीपी के साथ उसका एक रेशियो है। ये वो रेशियो अगर है कि जीडीपी के 3% तक अगर आप कर्ज लेते हैं तो वो वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि ये एक अनुमानित एक ऐसा कर्ज है जिसको लेकर राज्य विकास कर सकता है, आगे बढ़ सकता है जी। तो जब तक ये जो लिमिट है हम इसको नहीं क्रॉस करते हैं तो बहुत बड़ी समस्या अर्थशास्त्रियों की नजर में भी आती नहीं है। तो राजनीति है, लोग इसको उठाते हैं। जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी तो उसने इस बात को उठाया, और अभी भी वो कहते हैं कि कर्जे का जो ज्यादा हिस्सा है वो आपके दौर में आया। जबकि सच्चाई है कि पिछले आप 85 के बाद से हम सभी लोग जानते हैं, सामने है वो कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस है, तो किसी एक का कंट्रीब्यूशन इसमें है नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो मैंने कहा कि 2 आधार पर देखना चाहिए कि जीडीपी के रेशियो में आप किसी राज्य का कर्ज कितना है, और आम लोग इससे बहुत ज्यादा सरोकार रखते ऐसा नहीं है कि भाजपा के नेताओं से या भाजपा सरकार से इसको लेकर सवाल नहीं पूछा गया। सवाल पूछा गया तो भाजपा ने यही कहा कि अगर आप रिवाज को बदलेंगे और एक बार फिर से भाजपा को मौका देंगे तो शायद इस बात का जवाब हम बेहतर दे पाएंगे और आगे कर्ज मुक्त हिमाचल के लिए भी कुछ काम कर पाएंगे अगर आप रिवाज बदलते हैं। तो ये भाजपा के नेताओं का कहना था। अब हम सीधे रुख करेंगे सहयोगी जसबीर का, हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसबीर,
किस तरीके की तस्वीरें, क्या वहां पर लोगों का आना, लोगों का जो लाइन है वो लंबी हुई है, कतारों में लोग लगना शुरू हुए हैं हमीरपुर में, क्योंकि अनुराग ठाकुर का गृह जिला है और प्रेम कुमार धूमल का गृह जिला है और वहां पर उन्होंने लगातार प्रचार प्रसार की कमान अपने हाथों में ले रखी थी। पूरे दमखम के साथ वहां पर प्रचार प्रसार किया गया है। जसबीर, जैस्मिन, शायद जसबीर को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। जसबीर, आप सुन पा रहे हैं क्या? जसबीर इस वक्त हमीरपुर में मौजूद हैं, संसदीय क्षेत्र है और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नागेंद्र जी इस वक्त मौजूद हैं। नागेंद्र जी, यहाँ पर तमाम मुद्दों की बात हो रही है, लेकिन भाजपा ने अभी लास्ट में जिस तरीके से भाजपा का कैंपेन रहा, मैं उसका जिक्र नहीं कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले जो भी हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता थे उन्होंने अपने भाषण में एम्स को शामिल किया, फिर रोड कनेक्टिविटी पर जिस तरीके से फोकस किया गया हिमाचल में उसको उन्होंने फोकस में रखा। इसके अलावा बल्क ड्रग पार्क की बात की गई और हाटी समुदाय को जिस तरीके से विशेष समुदाय का दर्जा देने की बात कही गई, ये वो तमाम चीजों को उन्होंने अपने भाषण में शामिल किया। तो क्या इन फैक्टर्स का फर्क पड़ेगा? एंटी इनकम्बेंसी ही भारी रहेगी या फिर ये जो काम बड़े लेवल पर हिमाचल प्रदेश में सरकार ने किए हैं इनके मद्देनजर भी वोटर मतदान करेगा? अभय जी जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं उस पर भी थोड़ा जवाब देना चाहूंगा। वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने जनता के मुद्दे उठाए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जहां तक कर्ज की बात है, दोनों पार्टियां कर्ज लेती रही हैं पिछले 30 साल में, एक बार एक आती है दूसरी आती है, कर्जा भी दोनों लेती है और पर कैपिटा कर्जा काफी है पर ये मैनेजेबल है। अब उसके बाद आती है आपकी बीजेपी का। बीजेपी ने क्या किया, जैसे आपका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट आपका इकोनॉमिक सर्वे में आता है, सर्वे में आपका 3.7% दिखा, जैसे अभी जी आंकड़े को देखकर बोलते बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहे थे ये। तो जो आपका 3.7% है आपका जीडीपी है पिछले 4 साल का, इस साल का तो आगे जाएगा, फिर वो दूसरी जो गवर्नमेंट आएगी चाहे ये है या दूसरे है, तो उसमें 3.7% है। और बाकी हिमाचल प्रदेश में जो जीडीपी रहती है वो 7.5 और 8 के बीच में रहती है। तो गवर्नमेंट खुद ही ये कबूल कर रही है कि हम जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। अब जहां तक विकास एम्स की है, एम्स अच्छा है, डेवलपमेंट है, इसको सब लोग मानते हैं। और इसके साथ कंपैरिजन ये करते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने भी किया, आईआईटी दिया, आईआईएम दिया, सेंट्रल इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। नागेंद्र जी आपका रुख करेंगे। जसबीर हमारे साथ जुड़े हुए हमीरपुर से, ये अनुराग ठाकुर का, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का संसदीय क्षेत्र है। जसबीर, 1 बज चुके हैं इस वक्त, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हमीरपुर में? हाँ जी, आपको बताएं कि 1 बजे का समय अब हो चुका है और हमीरपुर में काफी जो बूथ है वहाँ पे लोगों की भीड़ जमा हुई है। और हालांकि सुबह के समय लोग, ठंड थी और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन जैसे जैसे धूप के लिए लोगों की भीड़ बढ़ी और मतदान केंद्रों पे काफी संख्या में लोग पहुंचे और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आपको मैं जानकारी दूं कि हमीरपुर बूथ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, उनके पिता प्रेम कुमार धूमल और उनके अरुण धूमल ने भी अपना वोट कास्ट किया अपने परिवार के साथ। वहीं वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने दावा किया है कि पूरे प्रदेश में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। और यही नहीं, जो अनुराग सिंह ठाकुर, उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में काफी बढ़िया काम करवाया है और लोगों ने इस बार फिर से भाजपा को ही चुनना है जी। और आपको ये भी बताऊं कि लदौर विधानसभा क्षेत्र में जो सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया, उन्होंने भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का दावा किया है जी। बिल्कुल। साथ ही जसबीर, आपने यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिक्र किया, साथ ही अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में भी वो आगे देख रहे हैं। जी, आपका सवाल वाजिब है क्योंकि बार बार ये सवाल सुक्खू से किया गया है। आज भी वहां जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उनका यही कहना कि जो विधायक चुन के आएगा, जनता जिनको चुन के विधानसभा में भेजेगी और एक मत से जो सहमति बनेगी उसके बाद